Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मेरा चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट 4 है। उसमें आज मैं आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स कराऊंगा। पहला टॉपिक है शो दैट द वर्क डन बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय इट। और दूसरा ये टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, ज़मीन के इर्द गिर्द वो इलाका जहाँ तक ज़मीन का असर महसूस किया जा सकता है। ज़मीन का असर क्या मुराद है? ज़मीन लोगों को टाफियाँ नहीं खिलाता, मिठाई नहीं खिलाता, लोगों पे फोर्स लगाता है बॉडीज़ पे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ विद इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ कैन बी फेल्ट बाय द बॉडीज, दैट स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर एक बॉडी होगा तो उस पर सिर्फ एक फोर्स अमल करेगा जो कि उसका वेट होगा, बस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज पॉइंट ए, और यहां पे मैंने एक बॉडी रखी हुई है। मैं इस बॉडी को ए से यहां तक लाना चाहता हूं, सी तक। तो एक मैं इस रास्ते से ला रहा हूं। दूसरा तरीका यह है कि ए से मैं पहले ले आता हूं बी तक और बी से फिर ले आता हूं सी तक। दो रास्ते हो गए, एक रास्ता बड़ा है और एक छोटा है। इस रास्ते को बोलते हैं एल्बो पाथ, इसको बोलते हैं इंक्लाइंड पाथ। इंक्लाइंड ढलवान, टेढ़ा। एल्बो कोहनी, जिस तरह ये कोहनी होती है, कोहनी की तरह रास्ता है। एल्बो पाथ बड़ा है, इंक्लाइंड पाथ जो है वो छोटा है। याद रखो, चाहे तुम ए से सी तक आते हो, चाहे डायरेक्ट रास्ते से आओ या चाहे इस रास्ते से आओ, इस रास्ते को एल्बो पाथ भी कहते हैं। इस रास्ते को हम बोलते हैं वाया पॉइंट बी। वाया मीन बरास्ता। हम यहां से जा रहे हैं मर्दान, बरास्ता है नौशहरा। सो हम कहेंगे फ्रॉम पेशावर टू मर्दान वाया नौशहरा। हम यहां से मर्दान जा रहे हैं चारसद्दा के रास्ते से होते हुए। So from Peshawar to Mardan via Charsadda, via mean barasta. So I can bring the body from A to C directly from A to C, or I can bring the body from A to C via point B. दोनों रास्ते हैं। याद रखिए इन दोनों केसेस में वर्क सेम होगा। उसका मतलब है कि वर्क जो है वो डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। वो रास्ता जिस पर बॉडी हरकत करता है उस रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। चाहे रास्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, वर्क हमेशा सेम रहेगा। मैंने इसी को प्रूव करना है। कैसे? तो सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है। सो लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ वेट W which is present at point A. Suppose I bring the body from point A to point C, and first of all I bring the body from A to C directly from A to C through this inclined path. Suppose this angle is theta. तो जनाब वर्क का फार्मूला क्या होगा? Fs cos theta। जब ये बॉडी A से C तक आएगा तो याद रखो बॉडी पर किसी भी जगह पर एक ही फोर्स अमल करेगा जो कि उसका वेट होगा। वो फासला जो तय करेगा ये वाला फासला है। सपोज इस फासले को मैं बोलता हूं h, इस हाइट को। इस फासले को मैं बोलता हूं s1 और इसको मैं बोलता हूं s2। तो जनाब मैं इस इक्वेशन में वर्क जो A to C तक है, F की बजाय मैं लगा दूंगा बॉडी का वेट W। वो फासला ये तय कर रहा है तो S की बजाय मैं लगा दूंगा S2। अच्छा, ये वाला एंगल दोनों सेम होंगे। जाहिर है ये इस तरह आ रहा है, ये भी इस तरह आ रहा है। ये एंगल सेम होंगे। मैट्रिक में आपने पढ़ा है 4B थ्योरम, मुतनाज़रा ज़ाविये। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो मैं cos थीटा लगा दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क आ जाएगा WS2 cos थीटा, या W की बजाय mg लगा दो, जो भी है कोई मसला नहीं। जनाब अगर मैं cos थीटा निकालूंगा, अगर मैं ये ट्राइंगल ले लूं, ओनली द ट्राइंगल, मतलब वेक्टर डायग्राम नहीं, सिर्फ ट्राइंगल। सिर्फ ट्राइंगल का मतलब है ये H होगा, ये S1 होगा, ये S2 होगा। एरो मत लगाओ क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंसेस ले रहा हूं ट्राइंगल, और ये थीटा है। अगर मैं cos थीटा निकालूंगा, व्हाट इज cos? cos का फार्मूला है
एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट? थीटा के साथ क्या है? h हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज s2। तो s2 उधर जाकर s2 cos थीटा मेरे पास h आ जाएगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि वर्क फ्रॉम a टू c मेरे पास आ जाएगा, w अपनी जगह, s2 cos थीटा की बजाय h। दिस इज द वर्क फ्रॉम a टू c। ये वो वर्क है जो a से c तक होगा, डायरेक्ट फ्रॉम a टू c। अब मैं वो वर्क निकालूंगा जो a से लेकर b तक लेकर c तक होगा, यानी थ्रू एल्बो पाथ में ले रहा हूं। So for this case, first of all, I will find the work from A to B. वर्क का क्या फार्मूला होगा? Fs cos थीटा। जरा सोचिए, अगर बॉडी A से B तक आ रही है तो किसी भी जगह पर बॉडी पर एक फोर्स अमल कर रही है, उसका वेट नीचे की जानिब, वो फासला भी तय कर रहा है नीचे की जानिब, तो दरम्यान में एंगल 0। तो F की बजाय मैं लगा दूंगा W, फासले की बजाय लगा दूंगा H, जो फासला तय कर रहा है H, दरम्यान में एंगल आ जाएगा 0 का 0 इज इक्वल टू 1। तो मैं ये कह सकता हूं, मैं इधर कर रहा हूं थोड़ा सा, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क फ्रॉम A टू B मेरे पास आ जाएगा W इंटू H। ये A से B तक वर्क होगा। इसी तरीके से मैं वर्क निकालूंगा B से C तक। बॉडी B से C तक आ रहा है, तो B से C तक बॉडी पर एक ही फोर्स अमल करेगा, उसका वेट नीचे की जानिब, वो फासला इस जानिब, दरमियान में एंगल 90। तो मैं F की बजाय W लगा दूंगा, फासले की बजाय S1 लगा दूंगा, दरमियान में एंगल 90 डिग्री लगा दूंगा। 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्क फ्रॉम B टू C 0 आ जाएगा। इसकी मिसाल वही है, वो जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने, बहुत से पहले लेक्चर में मैंने कहा था कि आप बॉडी को पकड़कर इस तरह लेके जाएं। अब मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं A से B और फिर B से C। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? A से B तक वाला वर्क मैं लूंगा, फिर मैं जनाब क्या करूंगा? B से C तक लूंगा, दोनों को प्लस। व्हाट इज फ्रॉम A टू B? वो WH आ रहा है। व्हाट इज B टू C? वो मेरे पास 0 आ रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे पास वर्क WH आ रहा है। जरा सोचिए, वो वर्क है जो थ्रू एल्बो पाथ है, वाया पॉइंट B है। ये वो वर्क है जो कि डायरेक्ट है फ्रॉम A टू C, लेकिन दोनों को देखें तो दोनों मेरे पास सेम आ रहे हैं, WH। इसका मतलब है कि चाहे A से C तक आने के लिए तुम ये रास्ता लो, चाहे ये रास्ता लो, इन बोथ द केसेस वर्क विल बी द सेम। इट मीन्स द वर्क डन बिटवीन द 2 points in the gravitational field does not depend upon the path followed by the body। जरा सोचे बेटा, ये वर्क क्यों डिपेंड नहीं करता? एक्चुअली वर्क का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं A से इस पॉइंट C तक आ रहा हूं, सपोज अगर मैं A से C तक इस रास्ते पे आऊं, तो वर्क के इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है। तो A से C तक डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल। तो शॉर्टेस्ट यहां से लेकर यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट आ गई। अगर मैं इससे बड़ा रास्ता लेकर इस रास्ते से आ जाऊं, अगर तुम देखो तो अभी भी यही डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इससे और बड़े रास्ते पे आ जाऊं, अब भी यही डिस्प्लेसमेंट है। मेरा कहने का मकसद है कि चाहे मैं कोई भी रास्ता अपनाऊं, डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। डिस्प्लेसमेंट सेम होने का मतलब है वर्क सेम रहेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वेट बॉडी का वो भी सेम है। इसका मतलब ये है कि वर्क डन बिटवीन द 2 points इन द ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। तो इसको आप नोट्स में या एग्जाम में किस तरह लिखोगे? लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ वेट W which is present at point A in the gravitational field. Suppose the body has to be brought from point A to point C. The body can be brought from A to C through elbow path or through inclined path, or through elbow path. First of all, we will bring the body from A to C through inclined path. For this case, we will find the work, जिस तरह मैंने बता दिया। Then for this path, first of all we will find the work from A to B, then from B to C. Then in order to find the total work, I will add these two works. So the result will be this. Now equation 1 and 2 shows that either the body is brought from A to C through inclined path, or it is brought from A to C through elbow path. In both the cases, the work will have the same values. It means the work done between the 2 points in the gravitational field does not depend upon the path followed by the body. जनाब, ये तो मैंने ये चीज प्रूव कर दी, लेकिन मैं एक और सेंटेंस प्रूव करना चाहता हूं। वो दूसरा सेंटेंस क्या है कि अगर एक बॉडी, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बता दिया कि
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टोटल वर्क है। अगर एक बॉडी ए से हरकत करते करते वापस ए तक आ जाए, यानी क्लोज्ड पाथ ले ले, जिसको लूप भी कहते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, सो वर्क भी आ जाएगा 0। तो जनाब मेरा जो सेकंड एक छोटा सा टॉपिक है वो ये है कि शो दैट द वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। क्लोज पाथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा। इसको प्रूव करने के लिए अगेन आप इसी तरीके से डायग्राम लोगे, लेकिन अब मैं इस तरह करूंगा कि चूंकि क्लोज पाथ है तो मैं ए है, ए से आ जाऊंगा सी की जानिब, फिर सी से इस तरह चला जाऊंगा बी की जानिब। सपोज मैं ए से सी तक ला रहा हूं, सी से बी तक और बी से दोबारा ए तक। अगेन वही बात है कि इसको मैं बोलता हूं H, इसको मैं बोलता हूं S1, इसको मैं बोलता हूं S2, इस एंगल को मैं बोलता हूं थीटा। वर्क फ्रॉम ए टू सी तो वही हो जाएगा जिस तरह मैंने यहां पे किया था कि वर्क फ्रॉम ए टू सी जो होगा, बॉडी जब आएगा उस पर नीचे की जानिब वेट होगा, फासला S2 होगा, दरमियान में थीटा होगा, तो F की बजाय W, इसकी बजाय S2 cos थीटा। cos थीटा निकालने के लिए यही ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल का मतलब है एरो ना ले लो, जस्ट फासले ले लो, S1 S2 H cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज H डिवाइडेड बाय S2 दर जाकर तो S2 cos थीटा की बजाय H लगाकर, तो मैं एक तो ये कर सकता हूँ कि मैंने वर्क फ्रॉम ए टू सी निकाल दिया। अब जनाब मैं क्या कर रहा हूं कि वर्क फ्रॉम सी टू बी निकालूंगा, तो फ्रॉम सी टू बी वर्क मेरे पास 0 आएगा, क्योंकि वर्क का फार्मूला है Fs cos थीटा। जब सी से बी तक जाएगा, बॉडी पर एक फोर्स, उसका वेट नीचे की जानिब, फासला इस जानिब, दरम्यान में एंगल 90, तो cos 90 लगा दो, cos 90 इज इक्वल टू 0, सो वर्क आ जाएगा फ्रॉम सी टू बी मेरे पास 0 आ जाएगा। अब मैं वर्क निकाल रहा हूं फ्रॉम बी टू ए। याद रखिए जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो उस पर वेट होगा नीचे की जानिब, फासला वो तय कर रहा है ऊपर की जानिब, दरमियान में एंगल कितना होगा? 180। तो Fs cos थीटा में F की बजाय W, इसकी बजाय H, एंगल आ जाएगा 180 डिग्री, cos 180 माइनस 1 आ जाएगा, सो वर्क फ्रॉम बी टू ए मेरे पास आ जाएगा माइनस WH। अक्सर लोग मुझे कहते हैं सर जब फोर्स नीचे लग रहा है फासला किस तरह तय हो रहा है? तो बेटा मैंने पहले भी कहा था, आप बॉडी को इस तरह फेंक दो और फिर उसको देखो, तो शुरू में आपने फोर्स लगाई, लेकिन जब वो हरकत कर रहा है फोर्स नहीं लगा रहे हो, हरकत के दौरान आप जस्ट उसको इस तरह करके देख रहे हो, यू आर एक्सर्टिंग नो फोर्स। इसका मतलब है कि बॉडी पर एक फोर्स अमल कर रहा है, उसका वेट नीचे की जानिब, वो जा रहा है ऊपर की जानिब, ये वाला केस हो गया। अगर मैं टोटल वर्क निकालना चाहता हूं तो मुझे तीनों वर्क्स लेकर प्लस करने होंगे। ये कौन सा वर्क है? WH। दूसरा कौन सा वर्क है? 0। तीसरा कौन सा वर्क है? माइनस WH। इन सब को आप इसमें प्लस कर दो, WH माइनस WH कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं कि टोटल वर्क मेरे पास 0 है। मेरा कहने का मकसद ये है कि द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड विल ऑलवेज बी 0। तो मैंने दो चीजें प्रूव कर दी कि वर्क रास्ते पे डिपेंड नहीं करता, दूसरा मैंने प्रूव कर दिया कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। अच्छा जरा सोचिए, वर्क रास्ते पे डिपेंड ना करने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए से सी तक आने के लिए छोटा रास्ता लो, बड़ा रास्ता लो, वर्क हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस फील्ड में ये बातें होंगी उनको हम लोग बोल सकते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्व, कांस्टेंट, ऐसा फील्ड जिसमें वर्क बिटवीन द टू पॉइंट्स कांस्टेंट रहता है। जब वर्क बिटवीन द टू पॉइंट्स कांस्टेंट रहेगा उसमें ये वाली बात भी होगी। तो कोई बंदा पूछता है व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? द फील्ड इन विच द वर्क डन बिटवीन द टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट। The field in which the work done between the two points does not depend upon the path followed by the body. Yeah. What is conservative field? The field in which the work done along a closed path is equal to 0. दोनों definitions कर सकते हो। बेटा ये टॉपिक भी आ सकता है, ये टॉपिक भी आ सकता है, एक और टॉपिक भी आ सकता है। आपको ये कहा जा सकता है show that gravitational field is conservative field.
ये दोनों बातें मैंने प्रूफ की कौन से फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड में। इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फील्ड इज आल्सो कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर आपको इस तरह आ जाए कि इस तरह टॉपिक हो तो ये करो, ये आ जाए तो ये करो, अगर इस तरह आ जाए कि शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो फिर उस केस में आप सबसे पहले कंजर्वेटिव फील्ड की डिफिनीशन करें कि द फील्ड इन विच द वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज इक्वल टू 0, या ये वाली कर दो। दोनों में से कोई भी डिफिनीशन करके, और आपकी अपनी मर्जी है ये टॉपिक करते हो या ये टॉपिक करते हो, फिर आपकी अपनी मर्जी। शो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव में वो बात भी सही है तो वो वाला टॉपिक कर दो, या ये बात भी सही है ये वाला कर दो, फिर आपकी अपनी मर्जी है। कंजर्वेटिव फील्ड के साथ ज़मीन वाले फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव है, इस तरह बहुत सारी कंजर्वेटिव फील्ड फोर्सेस हैं। नॉन कंजर्वेटिव जो वेरिएबल होती हैं, तो जनाब ये मैंने शो करना था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ द कंजर्वेटिव फील्ड, और उसको मैंने प्रूव कर दिया। और इसके साथ ही मेरा ये जो लेक्चर था ये भी अपने अख्तिताम को पहुंच गया। थैंक यू बेटा।